रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं स्कोप फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। ये क्या है? अजी पाकिस्तान जा रहा हूँ क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने। क्रिकेट वर्ल्ड कप? जी हाँ, थर्ड ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। हायला कब? 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 2006। कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हो रही हैं? 9 के 9 जो क्रिकेट खेलती हैं सब जा रही हैं। अरे मोहतरमा, आप कहाँ चली? अपनी सीट बुक कराने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें एसोसिएशन फॉर क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, न्यू दिल्ली। कॉल एट 264-981-66। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। दोस्तों, इस जबरदस्त शेर से होने वाली शुरुआत आज की मुलाकात के बारे में बहुत कुछ बता देती है। वैसे मैं बता दूं कि मैं सलीमा और हमारे साथ अरशद और हम दोनों ही खैर मकदम करते हैं आप सबका प्रोग्राम ये है रोशनी का कारवां में। दोस्तों, मैंने जो शेर पढ़ा वो इकबाल का है। भाई, ऐसे ही जाने कितने जियालों से हमने मुलाकात की इस प्रोग्राम के जरिए, और आज भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे कोलकाता के मशहूर ब्लाइंड ओपेरा थिएटर ग्रुप के फाउंडर और डायरेक्टर शुभाशीष गंगोपाध्याय से। अच्छा, इनका जो ग्रुप है ना, इसमें सारी फीमेल आर्टिस्ट हैं और वो भी दृष्टिहीन हैं। कैसे छू ली इन लोगों ने इतनी ऊंचाई, ये सब जानने के लिए आइए बातें सुने जॉर्ज इब्राहिम और शुभाशीष के दरमियान। नमस्कार शुभाशीष गांगुली साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। ये ब्लाइंड ओपेरा आपने जो शुरू किया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये पहले शुरू हुआ 1994 जब वो कलकत्ता ब्लाइंड स्कूल है उधर हम गए। उधर एक प्रोग्राम था, उधर जो स्टूडेंट था उसके साथ एक काम किया, जो तो दूरे ही जाए, ये उसका प्रोडक्शन का नाम है। 75 स्टूडेंट वो पार्टिसिपेट किया। तब वो नाटक करने के बाद बहुत जो स्टूडेंट है उसको मजा आ गया। वो बोलता जी सर हम लोग अभी नाटक करेगा। वो ब्लाइंड ओपेरा 1996 में बनाया। शुरुआत में आपका चैलेंजेस यानी कि कठिनाइयां क्या थे? एक्टर और एक्ट्रेस का मतलब कि उसको एक बॉडी लैंग्वेज क्रिएट करने पड़ेगा, क्योंकि साइटेड को पर्सन वो आंख है, उसका विजन है, उसके पास छवि है, वो छवि नकल करता है। ऐसे ही उसको सब बॉडी लैंग्वेज तैयारी होता है। लेकिन एक टोटल बैंड कैसे करेगा, ये मेरा पहला काम था, कैसे बॉडी लैंग्वेज क्रिएट करेगा। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज के बारे में आपने बताया, इसको आपने किस प्रकार से सुलझाया? ये लिए हम 2-3 काम किया। एक पहले काम किया जी, वो जो बॉडी लैंग्वेज तैयारी करने के लिए ये स्कल्पचर जैसे तैयारी होता है ना, तो वो स्कल्पचर की तरह एक एक आदमी पहले हम क्या करते हैं, हम एक जेस्चर करते हैं। वो ब्लाइंड पर्सन वो टच करते करते वो जेस्चर देख लेता है, उसके बाद उसके बॉडी में वो बैठा है। 2 नंबर वो आता है जो वो टच का अलग जो साउंड फैक्टर है, वो साउंड के साथ बॉडी को थोड़ा कुछ लैंग्वेज है बॉडी लैंग्वेज में, हाँ ना जनरल वो सब कुछ बोलने सकते, उसको सिर्फ दिखाना चाहता। छो के सबको हाथ धर के, पाँव धर के, शरीर धर के ये दिखा देता है। उसके बाद प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस करके बाद ऐसे प्रैक्टिस करके बाद उसको जो डांस फॉर्म है, डांस फॉर्म का जो क्रिटिकल कंपोजिशन है, क्रिटिकल मूवमेंट है, सब मूवमेंट वो टच करके और साउंड सुन के सब आ जाता है उसके पास। तो आप स्पर्श और आवाज के माध्यम से दृष्टिहीन लोगों को नाटक यानी कि एक्टिंग सिखाते हैं। तो सुभाशीष जी, ये बताइए कि ये नाटक या ड्रामा थिएटर वगैरह से ब्लाइंड लोगों को क्या फायदा है? अभी हम लोग बोलते हैं कि जे इसको एक ड्रामा थेरापी ये ओपेरा का 2 करिकुलम है। वो जो 8 कबरी कितना सुंदर अच्छा नाटक होता है, ये मेरा सेकंड काम। फर्स्ट काम ये है, एक ब्लाइंड पर्सन बहुत एलियनेटेड होता है, थिएटर एक कंपोजिट आर्ट होता है, सब मिलकर का काम करते हैं। ये जो कंपोजिट आर्ट में एक एलियनेटेड पर्सन आता है, तब कि वो होता है, वो भी कंपोजिट हो जाता है। उसका मन में क्या होता है, हमारा पास सब कुछ है, सब लोग पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, सबको साथ चलते चलते वो इसका कॉन्फिडेंस आता है।
ये जो काम होता है और वो जो फिजिकल लैंग्वेज जब उसके पास आता है, इस सब को साथ, नॉट ओनली फिजिकल बट ऑल्सो इसका जो मेंटल प्रोसेस है, ये सब देखता है। थिएटर में कैसे होता है, ड्रामा में रिलेशनशिप की बात होता है, वर्ल्ड का सारे सब कुछ ये थिएटर में है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट का, ब्लाइंड स्टूडेंट का थिएटर करने को करा बहुत जरूरी, उसका स्पीच के लिए, उसको फिजिकल पावर के लिए, वो मेंटल कॉन्फिडेंस के लिए, उसके बाद वो बहुत कुछ करेगा। लेकिन उसको तो अवेयरनेस, बेसिक अवेयरनेस ये थिएटर दे देता है। तो सुभाषिस जी, अब तक आपने कितने प्रोडक्शंस किए हैं और ये शोज आप जो करते हैं ये कहाँ कहाँ करते हैं? स्पेशली ब्लाइंड अपेरा फुल एक्ट नाटक किया 11 और 2 1 एक्ट नाटक किया। ये 11 नाटक जब किया, इधर से महाभारत का पीस है, इधर के उपनिषद के पीस है, इधर जो फोक फॉर्म का क्लासिक है, ये क्लासिक प्ले किया, इधर टैगोर का प्ले किया। ये जो प्रोडक्शन किया ये सिर्फ ब्लाइंड ऑपेरा किया। दिल्ली में हम लोग शो किया 2-3 बार किया। भारत रंग महोत्सव NSD को एक फेस्टिवल होता है, मद्रास किया, वेस्ट बंगाल को सब ऑलमोस्ट सब डिस्ट्रिक्ट के काम किया। तो 11 फुल लेंथ प्लेज, 2 1 एक्ट प्लेज आपने भारत के अलग अलग हिस्सों में परफॉर्मेंस दिए हैं। तो सुभाषिस जी, ये बताइए कि ये जो ब्लाइंड ओपेरा का जो भविष्य है ये क्या है? जैसे NSD है, जो मेन स्ट्रीम है वो जाता है NSD में सीखता है, लेकिन जो ब्लाइंड टैलेंट है वो किधर सीखेगा? वो ब्लाइंड ओपेरा का स्कूल तैयारी करता है, वो स्कूल में सीखेगा। सब स्टेट से आएगा, आपको दिल्ली से आएगा, बाहर से आएगा। वो NSD की तरह एक नेशनल स्कूल बनाना चाहता हम लोग, अभी वो काम चलता है, एक हम लोग का सपन है। गंगुली साहब, एक आखिरी सवाल, आपका एक कार्यक्रम है अन्नो देश, इसके बारे में थोड़ा आप हमारे सुनने वालों को बताइए। अन्नो देश मतलब अनदर कंट्री, ये कंट्री में ही है, लेकिन ये ब्लाइंड वुमेन का लाइफ एक अनदर कंट्री का बात आप सुनने के लिए आओ मेरा पास। ये हम नाटक देखते हैं अन्नो देश, ये एक थिएटर ट्रूप है। ये इधर ब्लाइंड वुमेन जो है ये सब लोग है, इसके स्वनिर्भर करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ना, इसके साथ हम काम करते हैं। इसका सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ नॉट ओनली शुद्ध ब्लाइंड वुमेन, जो डिप्रेस्ड और मार्जिनलाइज्ड वुमेन जो है, मेन स्ट्रीम का जो डिप्रेस्ड है और बातिल है, ये मेन स्ट्रीम और मार्जिनल को उधर एक साथ में मिलाया, उधर भी ब्लाइंड वुमेन है। ये अन्नो देश में डायरेक्ट होता है, उसको ऑर्गेनाइज्ड बाय द वुमेन। अन्नो देश वो पथनाटक करते हैं, मंचो भी करते हैं। लेकिन इधर बात है कि जो मेन स्ट्रीम के जो वुमेन और मार्जिनल जो वुमेन, ये दोनों को मिलना चाहता, वो मातृशक्ति नहीं जागेगा तब कोई काम नहीं होगा। क्योंकि ब्लाइंड चाइल्ड को जन्म देता है कौन? वो माँ को समझाना पड़ेगा पहले जे क्या होता है दुनिया में, उसको पढ़ाना पड़ेगा, उसको क्या सीखने के क्या उसको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। जैसे आप IOA में इन्फॉर्मेशन ट्राई करते हैं ना, वो अन्नो देश फर्स्ट प्रोडक्शन चंडालिका टैगोर का एक प्ले है, उधर से हम नाटक किया जखन अंधो प्रकृति चंडालिका, ये उसका नेम है। वो प्ले चलता है गांव से शहर में, वो 40 मिनट्स का। और एक सावित्री जो पुराना हम लोग का जो कैरेक्टर है। बहुत बहुत शुक्रिया जॉर्ज। और दोस्तों, आपको पहले ही हमने बताया था कि आज का एपिसोड हौसलों के नाम, ऐसे लोगों के नाम जिन्होंने अनहोनी को होनी बनाया। आइए सुने नसीरुद्दीन शाह से, जो स्टीव कनिंगम की झलकियां सुना रहे हैं, एक ऐसे शख्स की जो यूके का पहला दृष्टिहीन पायलट बना और उसने जहाज हवा में उड़ाए। सिर्फ उड़ाए ही नहीं, बल्कि जमीन पर भी हाईएस्ट स्पीड रिकॉर्ड होल्डर भी बना। स्टीव कनिंघम, जिनकी अविश्वसनीय उपलब्धियों ने यह साबित कर दिखाया कि अगर खुद पर विश्वास हो तो कोई भी असमर्थता आपकी कामयाबी के आड़े नहीं आ सकती। मात्र 12 वर्ष की आयु में ही स्टीव अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे थे। इस हादसे से उन्हें गहरा सदमा पहुंचा और उनका जीवन अंधकार में डूब गया। पर उम्मीद का दामन न छोड़ते हुए उन्होंने कुछ अलग करने की ठानी और खेल की दुनिया में अपना नाम रोशन करने का फैसला किया। आत्मविश्वास से भरे स्टीव ने कड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए कई खेलों में भाग लिया। उन्होंने गोल्फ खेला, इंग्लैंड नेत्रहीन फुटबॉल टीम के कप्तान बने, क्रिकेट खेला और 100 मीटर दौड़ में वर्ल्ड जूनियर ब्लाइंड स्प्रिंट टाइटल को भी अपने नाम किया। 26 सितंबर 1999 में स्टीव सारे रिकॉर्ड तोड़कर धरती पर सबसे तेज नेत्रहीन व्यक्ति बन गए।
उन्होंने मोटर रेसिंग में भी पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ डाला। नई उपलब्धियों को हासिल करने की अपनी चाहत के चलते 6 सितंबर 2000 को उन्होंने V24 बैट बोट में एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया। जमीन और पानी पर नए रिकॉर्ड कायम करने के बाद उन्होंने हवा में भी अपना रिकॉर्ड बनाने की ठानी और अपने इन बुलंद हौसलों के साथ 16 जुलाई 2004 को वो यूके भर की उड़ान को पूरा करने वाले पहले नेत्रहीन पायलट बने, जो अपने आप में एक विशाल व्यक्तिगत उपलब्धि है। खेलकूद में अपने इस शौक के अलावा स्टीव कई कंपनियों में एक सक्रिय बिजनेस पार्टनर भी हैं। स्टीव नेत्रहीनों की कुछ संस्थाओं से भी जुड़े हैं और खेलों से प्राप्त धनराशि से उनकी सहायता करते रहते हैं। ये क्या है? अजी पाकिस्तान जा रहा हूँ क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने। क्रिकेट वर्ल्ड कप? जी हाँ, 3rd ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। हायला कब? 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 2006। कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हो रही हैं? 9 के 9 जो क्रिकेट खेलती हैं सब जा रही हैं। अरे मोहतरमा, आप कहाँ चली? अपनी सीट बुक कराने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें एसोसिएशन फॉर क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, न्यू दिल्ली। कॉल एट 264-981-66। थैंक यू वेरी मच नसीर साहब। दोस्तों, ये थे नसीरुद्दीन शाह, जाने माने एक्टर। और अब उस खबर की तरफ चलते हैं जिसे सुनकर आप चकित रह जाएंगे। जी हाँ, इजराइल में कुछ एमेटर फोटोग्राफर्स ने जबरदस्त तस्वीरें खींची हैं और वो सब के सब दृष्टिहीन थे। अब आप पूछेंगे कैसे? इन तमाम लोगों की ट्रेनिंग 2006 की शुरुआत में की गई थी। बड़ी लाजवाब ट्रेनिंग थी। जरा गौर से सुनिए। सपोज किसी को पेड़ों के बीच की तस्वीर खींचनी है, तो उन्हें बताया गया कि उन्हें छूकर आने वाली हवाओं को महसूस करें, उनसे छन छन कर आने वाली किरणों को महसूस करें और फिर अपना फ्रेम बनाएं। यानी इस तरह से विजन और लाइट दोनों का अंदाजा महसूस करके। वाह वाह, क्या बात है भाई। और फिर जो नतीजा सामने आया दोस्तों, वो बेहद चौंका देने वाला था। And interestingly, in Japan, an annual exhibition of blind photography is being sponsored by the emperor. अरशद, तुम्हारा नहीं दिल चाहता कि हमें भी काश ऐसी एग्जीबिशन देखने का मौका मिले? वाकई अगर ऐसा होता तो हम अपने आप को कितना खुशकिस्मत समझते, नहीं? बिल्कुल। दोस्तों, बड़ी पुरानी कहावत है, नॉलेज इज पावर, और ये बात आज के दौर में कहीं ज्यादा अहमियत रखती है। बिल्कुल। जो लोग दृष्टिहीन हैं, नॉर्मली पढ़ पाने में सक्षम नहीं हैं, वो खुद को इन्फॉर्म्ड रख पाने के लिए क्या करें, इस सब्जेक्ट पर बताने वाला जॉर्ज से बेहतर तो हमें कोई नजर नहीं आया। जी हाँ, सही फरमा रही हैं आप। जॉर्ज जो कि बचपन से ही प्रिंट इम्पेयर्ड हैं, उन्होंने कौन से रास्ते इख्तियार किए खुद को इन्फॉर्म्ड रखने के लिए? आइए सुने उन्हीं की जुबानी और फिर वही बताएंगे कि आज के इस दौर में प्रेजेंटली हमें अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखने के लिए क्या करना चाहिए। मिस्टर जॉर्ज इब्राहिम, ऐसा कहा गया है कि ज्ञान अंधेरे को दूर करता है। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सही है। जानकारी या ज्ञान जो है, ये बिल्कुल इंसान को सशक्त करता है। जो ज्ञानी है उन्हीं को समाज में स्थान है। इनफैक्ट इंसान का जो अस्तित्व है ये अपने ज्ञान के ऊपर निर्भर है। और जानकारी या ज्ञान जो है, ये केवल लोगों को जानकार ही नहीं बनाते, इनको लोगों को निर्देश देते हैं, लोगों को प्रेरणा देते हैं और लोगों को जिंदगी में आगे जाने के लिए सशक्त करता है, प्रोत्साहित करता है और रास्ता दिखाता है। लोग अक्सर जो डॉक्टर है वो अपने डॉक्टरी से ही जाना जाता है, वकील जो है अपने वकालत से ही जाना जाता है, राजनेता है वो अपने राजनीति से ही जाना जाता है। अपना जो क्षमता है पहचानने के लिए ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। उन्हीं लोगों के पास लोग आकर्षित होते हैं जो जानकार है। मान लो कि किसी का कोई समस्या है, सलाह लेने के लिए वो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास जाते हैं जो जानकार है। तो ये कहावत नॉलेज इज पावर, ज्ञान अंधेरे को दूर करता है, क्या ये सही है दृष्टिहीन लोगों के लिए भी? बिल्कुल, ये दृष्टिहीन लोगों के लिए भी उतना ही सही है जितना दृष्टिवान लोगों के लिए। कोई दृष्टिहीन लोग किसी ग्रुप में बैठा रहता है तो लोगों का आम धारणा ये है कि ये दृष्टिहीन व्यक्ति कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, ये बस सिर्फ अपने दृष्टिहीनता के बारे में बात कर पाएंगे या अपने फैमिली के बारे में बात कर पाएंगे, किसी आम विषय पर बात नहीं कर पाएंगे। अगर दृष्टिहीन व्यक्ति जानकार हो
और मान लो डिस्कशन हो रहा है कोई अर्थशास्त्र के बारे में, कंप्यूटर्स के बारे में बात हो रहा है, और जब दृष्टिहीन व्यक्ति उस विषय पर आत्मविश्वास और जानकार रूप से उसमें भाग लेते हैं डिस्कशन में, तो आप वक्त के साथ ये महसूस करेंगे कि जो उस ग्रुप में जो अन्य व्यक्तियों का जो दृष्टिहीन व्यक्ति के प्रति जो रवैया है या रुख है उसमें बदलाव आ जाता है। तो जानकारी जो है, लोगों का परसेप्शंस या लोगों का सोच किसी दृष्टिहीन व्यक्ति के बारे में बदल सकता है। तो सर, ज्ञान या जानकारी बढ़ाने के कौन कौन से विभिन्न तरीके हो सकते हैं? जानकारी प्राप्त करने के लिए कई तरीके हैं। शुरू होता है घर से, अपने आसपास में जो कुछ भी होता है। जानकारी प्राप्त करने का जो सिलसिला है ये बचपन से शुरू हो जाता है। जब बच्चा सीखता है कि घर में कैसे चीज़ें होते हैं, क्या कहाँ पर है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन का जो शक्ति है, पहला स्रोत है जानकारी का। दूसरा, अनुभव, अपने ज़िंदगी के जो अनुभव होते हैं वो एक जानकारी का स्रोत है। तीसरा है यात्रा, ट्रैवल, जब आप जगह जगह ट्रैवल करते हैं, लोगों से मिलते हैं, वहाँ से हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिलता है। चौथा ज़रिया है हमारे जो मास मीडिया जो है, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स वगैरह वगैरह। एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है जानकारी प्राप्त करने का, वो ज्ञानी लोगों या बड़े लोगों के साथ वार्तालाप करना, इंटरैक्ट करना। तो ये कुछ ऐसे स्रोत हैं, जरिए हैं जहाँ से आप अपना जानकारी बढ़ा सकते हैं। सर, एक दृष्टिबाधित व्यक्ति अपने ज्ञान या जानकारी को बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके अपना सकता है? जहाँ तक जानकारी का सवाल है, दृष्टिहीन होना या दृष्टिवान होना ज़्यादा फर्क नहीं है। जाहिर है कि दृष्टिहीन लोगों को जो अखबार है, किताबें पढ़ना वगैरह ज़रा मुश्किल हो, पर आज की तारीख में काफ़ी ऐसे ज़रिए उपलब्ध है दृष्टिहीन लोगों को जानकारी प्राप्त करने के लिए। हम अगर विस्तार से इस पर विचार करें तो पहली बात तो अगर ग्रामीण इलाके में हो तो लोगों से बातचीत करके वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रेडियो का माध्यम है जो ग्रामीण इलाके में भी उपलब्ध है। उस जो पाठशालाएं हैं, एजुकेशन जो है, शिक्षा, वैसे आम व्यक्ति के लिए भी शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा एक जानकारी प्राप्त करने का एक माध्यम है। और मेरे ख्याल से हर बच्चा अगर दृष्टिहीन हो या दृष्टिवान हो, उनको ज़रूर पाठशाला भेजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक बहुत जानकारी प्राप्त करने का एक स्रोत है। फिर आसपास के जो अनुभव, जो ज़िंदगी का जो अनुभव है, वो दृष्टिहीन लोगों के लिए भी काफ़ी महत्व रखता है। और एक मेरे ख्याल से बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्रोत जानकारी का ये है कि प्रश्न पूछना। मेरे ख्याल से वो क्यूरियोसिटी जो अंग्रेज़ी में कहते हैं, चीज़ें जानने का जो इच्छा व्यक्ति में जो है वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। हर बात पे प्रश्न पूछना और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने का जो डिज़ायर है, आशा है या इच्छा है, उसको बरकरार रखना, ये जानकारी प्राप्त करने का एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका है। और आज के तारीख में कंप्यूटर के माध्यम से भी दृष्टिहीन लोगों को काफ़ी जानकारी प्राप्त करने का मौका मिल रहा है। स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर स्क्रीन्स में जो कुछ भी लिखा रहता है वो आवाज़ के माध्यम से दृष्टिहीन लोगों को पहुंचाया जा सकता है। इसके माध्यम से किताबों हो या समाचार पत्र हो या जो अन्य जानकारी जो टेलीविज़न के इंटरनेट या ईमेल के माध्यम से जो दृष्टिहीन लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। आखिर में ब्रेल, हमारे जो देश में जो अलग अलग ब्लाइंड स्कूल्स हैं वहाँ पर ब्रेल में कई किताबें उपलब्ध हैं। ब्रेल लाइब्रेरीज़ हैं कई जगहों पर, जहाँ पर उपन्यास भी उपलब्ध है और आम जानकारी का किताबें भी उपलब्ध है। इसके साथ साथ कई ऐसे संस्थाएं हैं जो दृष्टिहीन लोगों के लिए कैसेट्स पे जानकारी उपलब्ध कराते हैं रिकॉर्ड करके। और एक नया टेक्नोलॉजी जो आज के तारीख में जो उपलब्ध है वो डेजी टेक्नोलॉजी है, जो सीडीज़ पे रिकॉर्ड करके किताबों और जानकारी दृष्टिहीन लोगों के लिए उपलब्ध किया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे स्रोत हैं जो दृष्टिहीन लोग उपयोग कर सकते हैं अपने आप को सशक्त करने के लिए। सर, आपसे एक आखिरी सवाल, अपने बच्चों के ज्ञान हासिल करने की प्रक्रिया में माता पिता का क्या योगदान हो सकता है? पेरेंट्स का मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि जब बच्चा करीब 8-9 महीने का होता है, आम बात है कि वो बिल्कुल रिसेप्टिव होता है, जानकारी लेने के लिए तैयार होता है। तो काफ़ी वक्त अक्सर ये होता है कि क्योंकि दृष्टिहीन है, विकलांग है, तो पेरेंट्स निराश हो जाते हैं और
ये नहीं सोचते हैं कि ये भी एक आम बच्चा है, इनको भी आम बच्चों की तरह बड़ा करना है। मेरे ख्याल से बच्चों को बचपन से ही कहानियाँ सुनाना ज़रूरी है, जिससे बच्चों को जानकारी प्राप्त करने में दिलचस्पी पैदा हो। इसके साथ साथ बच्चों को सवाल या प्रश्न करने का भी एक प्रोत्साहित करना चाहिए कि जब बच्चा सवाल करता है उसको बिना गुस्से हुए, बिना पेशेंटली हमें उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि जानकारी प्राप्त करने के लिए कुरेदना बहुत ज़रूरी है। कुरेदने के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली यंत्र है सवाल, और जो आम दुनिया में जो हो रहा है उसके बारे में घर में चर्चा किया जाए, ताकि ये जो विकलांग बच्चे हैं, दृष्टिहीन बच्चे हैं, वो भी उस चर्चा में शामिल हो, डिस्कशंस करें, ताकि उनका जो जनरल नॉलेज उसमें उनका रुचि डेवलप हो, पैदा हो, जिससे आगे चलकर वो अपने आप ऐसे विषयों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। और संक्षेप में मैं अंत में कहना चाहूँगा कि वही लोग आगे चलते हैं जिनके पास जानकारी का रोशनी हो। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो 0989600555 पर फोन लगाएं। अगर आप हरियाणा से फोन कर रहे हैं तो 9896000555 पर फोन करें। और याद रहे कि दूसरी तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, एक बीप सुनाई देगी, जिसके बाद आप अपनी पूरी बात मशीन पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अब दोस्तों, हौसले से भरे इस पूरे एपिसोड को एक और नया आयाम देते हैं। हाँ? बिल्कुल, मैं बताती हूँ। देखिए, ऐसा है कि अक्सर हम लोगों की कृतियाँ, लोगों के भेजे हुए गीत, लोगों के बजाए हुए संगीत को आप तक पहुँचाते हैं, लेकिन आज हमारे प्रोग्राम में हम आपको मिलवा रहे हैं डॉक्टर प्रेम सिंह से, जो कि खुद अपनी ही एक कविता आपको सुना रही हैं। डॉक्टर प्रेम सिंह जो हैं, उनकी काफ़ी किताबें छपी हैं और वो डी.लिट हैं, यानी कि लिटरेचर में उन्होंने बड़ी भारी डिग्री पाई है, और फिलहाल वो रीडर हैं दिल्ली के एक कॉलेज में। ये भी बताते चलें आपको कि डॉक्टर प्रेम सिंह जो हैं वो जन्म से ही दृष्टिहीन हैं। मैं हम तो यही कहेंगे कि अब हमारे सुनने वाले और डॉक्टर प्रेम सिंह। झाड़ू लगाते लगाते वह अंगूठी भी मिल जाती है जो तुमने पहली बार पहनाई थी। मैं खुशियों में बंध जाती हूँ। रसोई में बर्तन समेटते समेटते वह प्याला भी मिल जाता है जिसमें तुमने पहली बार चाय पिलाई थी। मैं चुस्कियों से भर जाती हूँ। अलमारी में कपड़े सहेजते सहेजते वह रुमाल भी मिल जाता है जो तुमने पहली बार दिया था। मैं खुशबू से महक जाती हूँ। खुशियों में बंधी मैं, चुस्कियों में चुसकती मैं, खुशबू से भरी मैं, बस मैं नहीं रहती, तुम हो जाती हूँ। हाँ तो दोस्तों, जिस सफर की शुरुआत की थी हमने, एक बार फिर से एक पड़ाव पर आकर रुकना चाहता है, थमना चाहता है। लेकिन साथ ही साथ हम जानना भी चाहते हैं कि आपको आखिरकार ये प्रोग्राम कैसा लगा। तो प्लीज़ प्लीज़ अपनी व्यूज़, अपनी जो कुछ भी आप हमारे बारे में कहना चाहते हैं, भले ही वो तारीफ ना हो, लेकिन प्लीज़ उसे हम तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि जब भी हम यहाँ स्टूडियो में आएँ आपसे बातचीत करने के लिए, एक हमें भी इस बात का इल्म हो कि आखिर वो क्या चीज़ें हैं जिनसे आपको दिलचस्पी और ज्ञान मिलता है। साथ साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि आपके पास अगर किसी खास किस्म की इंफॉर्मेशन हैं तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हम अपने तमाम सुनने वालों तक उसे बांट सकें, उसे फैला सकें। अगर आप अपनी जिंदगी का हिस्सा इस प्रोग्राम को बनाना चाहते हैं तो एक मौका है, वो ये कि ये तमाम प्रोग्राम्स जो हमने पीछे किए हैं वो सीडी और कैसेट्स पे अवेलेबल हैं। अगर आप इन्हें हासिल करना चाहते हैं, इन्हें पाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ इतनी जहमत करनी पड़ेगी कि आप हमें हमारे एड्रेस पे लिखें, ईमेल के ज़रिए, या फिर जिस तरह से भी आप राब्ता कायम करते हैं हमसे,
वैसे करें और बाकी की जानकारी आपको मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ ये बता दें कि वक्त अब आया है हम दोनों का आपसे विदा लेने का। ये वक्त रोज क्यों आ जाता है? शायद हमें भी कहना पड़ेगा कभी अलविदा ना कहना। लेकिन दोस्तों फिलहाल तो अलविदा कहना ही पड़ेगा। तो मेरी तरफ से यानी सलीमा रजा और मेरे साथी अरशद इकबाल की तरफ से खुदा हाफिज। और बहुत जरूरी बात जो आपसे करनी है वह हम ये चाहते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन, आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। हम चाहेंगे कि आप अपनी समस्याएं, चाहे वो लीगल हों, मेडिकल हों, अधिकारों से संबंधित रखती हों, रोजगार या शिक्षा के बारे में हो, किसी भी तरह की समस्या जो ब्लाइंडनेस से संबंधित हो, तो 09896000555 और हरियाणा से 9896000555 पर कॉल करें। या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। और हाँ, हमारा पोस्टल एड्रेस जरूर नोट कर लें, ये है iWay रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, PO बॉक्स 3903, न्यू दिल्ली 49। iWay, ये है रोशनी का कारवां। iWay, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्कोर फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी।